We are live now. Okay. So, Assalamu alaikum everyone. This is Mariam Farhad Ali from मरकज़ उम्मीद. आज हमारे साथ जो एक गेस्ट हैं वो पहले भी जो है हमारे सेशन में शिरकत कर चुकी है, मिस पाकीज़ा बेग, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है, काउंसलर हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, मास्टर एनएलपी ट्रेनर हैं और एक लिंग्विस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum Assalam. Thank you for having me again. It's so lovely to meet you. कैसी हैं आप? And the audience. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतरीन. आज जो हमारा लाइव आने का मकसद एक टॉपिक को डिस्कस करना है जो कि बहुत ज़्यादा लोग जिसके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं, जिसका नाम है माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस क्या चीज़ होती है? क्या ये एक टेक्निक है? क्या ये एक थेरेपी है? क्या ये कोई मेडिटेशन की चीज़ है? तो मिस पाकीज़ा से हम इस सवाल के साथ लाइक सेशन स्टार्ट करते हैं कि ये हमें बताएं कि व्हाट इज़ माइंडफुलनेस. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मरियम. और आजकल तो माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा बज़वर्ड बना हुआ है. हर कोई बात कर रहा होता है माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस. सो मच सो के लोगों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया एक साथ के, माइंडफुल हो जाएं आप, नॉट रियलाइजिंग कि माइंडफुल का मतलब क्या है. देखिए, एक हमारे पास चीज है जिसमें हम उसको कहते हैं माइंडलेसनेस, और एक है माइंडफुलनेस. सो माइंडलेसनेस मीन्स जब आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. माइंडफुलनेस का मतलब जब यूजुअली लोग कहते हैं हम अपने दिमाग को खाली कर लें, अपनी सोचों को खाली कर लें, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप सोचना छोड़ दें. माइंडफुलनेस मीन टू बिकेम मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू यू, और आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. सो माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कोई आपको बहुत टेक्निक आ गई है और एकदम से आप कुछ कुछ बहुत एलिवेशन पे चले गए या बहुत सुकून आ गया आपकी जिंदगी में. माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ एहसास हो कि अभी क्या फर्क है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाहर निकलती हूँ और मुझे एकदम से कोई जोर की आवाज आती है, तो मैं अगर ये थोड़ी देर रुक के देखती हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और क्या ये आवाज मेरे लिए खतरनाक है, मुझे से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ऑल दिस प्रोसेस इज माइंडफुलनेस. तो दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस इज. अब इसको, अब माइंडफुलनेस को कुछ लोग मेडिटेशन के तौर पे यूज करते हैं. यस, इट कुड बी यूज्ड एट मेडिटेशन. जब आप इसको, इस टेक्निक को या इस स्किल को एज हाउ टू से एज अ टेक्निक यूज करना शुरू कर देते हैं, एज अ प्रैक्टिस यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी मेडिटेशन हो जाती है, क्योंकि फिर उसके आप पे कामिंग इफेक्ट्स आते हैं. और थेरेपी में भी ये यूज होती है एज अ स्किल अगेन. सो माइंडफुलनेस इटसेल्फ इज अ वे. जैसे मैं सांस लेती हूँ, इवन टेकिंग ब्रेथ इज अ माइंडफुलनेस. वी से टेक माइंडफुल ब्रेथ्स, कि आपको पता है कि अच्छा मैंने सांस अंदर ली है, अब मैंने बाहर लिया है. हम हर वक्त सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जब मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, दैट इज माइंडफुलनेस. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं एकदम से चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, और लेकिन मैं उस रुक के सोचती हूँ कि अच्छा, व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इज गुस्सा. मैं जो चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, ये मेरे फेयर नहीं है, मुझे खौफ नहीं हो रहा, मुझे बेसिकली गुस्सा आ रहा है. दैट इज बीइंग माइंडफुल. लेकिन फिर उसको मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ, उसको मैं कैसे अपनी अवेयरनेस में लाती हूँ, उसको मैं कैसे चेंज करती हूँ, ये मेडिटेशन में होगा. और जो लोग इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं, उनको फिर शायद थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि थेरेपी आपको सिखाती है कि आपने माइंडफुल कैसे होना है. So like आई होप इट आंसर्ड योर क्वेश्चन. जी, माइंडफुलनेस जो है वो एक वे ऑफ लाइफ भी हो सकता है. मतलब कि आप कॉशियस रहें, आप अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, जो आपके आसपास जो चीज़ हो रही है, आप एक तरह से एक अलर्ट रहें और आपको पता हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. तो बहुत सारे, इस तरह की आप बता रही थी कि बहुत सारे लोग इसको एज अ मेडिटेशन भी लेते हैं और जो है अडॉप्ट भी कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो उनको किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को मेडिटेशन, ये माइंडफुलनेस किस तरीके से सिखाई जाए? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. पता है, जितने छोटे बच्चे होते हैं
वो एक्चुअली उतने माइंडफुल होते हैं। हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि माइंडफुल कैसे नहीं होना है। ठीक है, मतलब अगर एक बच्चे को कोई फीलिंग आती है तो हम उसे कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को माइंडफुलनेस हम ऐसे सिखा सकते हैं कि हम पहले उनको बताएं कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, जो भी फीलिंग्स हो रही हैं, दे आर राइट, हम उनको एक्सेप्ट करें। और ज्यादातर जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, जो हम बड़े ये सब लोग यूज कर रहे होते हैं एज ए मेडिटेशन, वो होती है ब्रीदिंग टेक्निक। तो सबसे आसान तरीका तो उसको ब्रीदिंग करके सिखाया जा सकता है बच्चों को। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत मजा आता है अगर आप उनके साथ खेलें, उनकी बातें सुने, रुकें, थोड़ी देर के लिए पॉज करें और एक्चुअली सुने कि आप वो कह क्या कर रहे हैं। यू नो व्हेन यू स्टॉप एंड यू लिसन टू देम, दैट्स बीइंग माइंडफुल विद देम। अब आप उनको सिखा कैसे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे बच्चों को बाहर लेके जाएं और 1 मिनट के लिए रुके और उनसे कहें कि ओह आओ ये फूल सूंघे, देखो इसमें कितनी अच्छी खुशबू है। क्या आप नाक से सूंघ रहे हैं या उसको मुंह से सूंघ रहे हैं? यू नो ये फूल किस रंग का है? तो व्हाट इज हैपनिंग, द चाइल्ड इज बिकमिंग माइंडफुल ऑफ दैट वन मोमेंट, बिकॉज माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट हैं उसी मोमेंट में। ना आप फ्यूचर का सोच रहे हैं ना आप पास्ट का सोच रहे हैं। हमें पता है कि जब हम फ्यूचर का सोचते हैं तो हमें एंग्जाइटीज आती हैं, और जब हम पास्ट का सोचते हैं तो हमें डिप्रेशन क्रिएट होता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हमें इस किस्म की कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हमारे अंदर। तो जब आप रुक के उस चीज को सूंघते हैं, एक फूल को सूंघेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे, तो ये आपने बच्चे को एक माइंडफुलनेस टेक्निक सिखाई है। और मैं आपको बताऊं, मरियम, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत शौकीन होते हैं, उनके लिए ये छोटी छोटी गेम्स होती हैं। तो सांस लेने के लिए आप उनको सूंघना सिखा दें, और ब्लोइंग बबल्स। जब हम छोटे थे हम ये बड़ा काम करते थे, और अभी भी बच्चों के साथ करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है कि वो सोप के बबल्स बनाते हैं ना, और आप उनको ब्लो आउट करते हैं। तो दिस इज अ वे ऑफ टेलिंग देम अ माइंडफुलनेस टेक्निक, हाउ टू ब्रीथ आउट। होता क्या है कि जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है, जो हमारा ब्रेन है, वो हमें ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो ब्रेन का जो हमारा सिस्टम है वो रेस्ट मोड पे चला जाता है। सो द मोर यू ब्रीथ आउट द मोर रिलैक्स योर बॉडी फील। ब्रीद इन, यू गॉट लॉट ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई जो माइंडफुलनेस है उसमें सबसे ज्यादा ब्रीदिंग इन एंड आउट की टेक्निक होती है। तो बच्चों को हम ऐसे सिखा सकते हैं। दूसरा, छोटे बच्चों के साथ आप टिश्यू ले लें, उसके थोड़े से उसको पतले पतले से फाड़ लें, या खाली वैसे टिश्यू ले लें और उसको ब्लो करें। So that is, it's a fun game and you're teaching them a skill। और फिर आप उनको बता सकते हैं कि अच्छा, अगर आपको कभी परेशानी हो रही हो, कभी डर लग रहा हो, मैं स्कूल से आपको थोड़ा सा लेट पिक करने आ गई हूँ, तो इस तरह से कर लेना। ठीक है। और एक वो विंड मिल्स होती हैं जो अक्सर मिलती भी है, गुब्बारे वाले के पास भी मिल रही होती है, कि आप उसको फूंक मारे तो वो गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। स्कूल्स में, किंडरगार्टन्स में टीचर्स बनाना सिखाती हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये बच्चों को बेसिकली माइंडफुलनेस सिखाने के लिए ही की जाती हैं। लेकिन अगर हम उनको ये बता दें कि ये जो टेक्निक्स हम आपको बता रहे हैं, इनसे आपकी अपनी अंदर की अवेयरनेस बढ़ जाएगी, कि अगर आपको डर लग रहा है, या अभी नहीं आई है, या आपको ड्राइवर पिक करने नहीं आया, तो यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू विल फील काम। So then these could be the way to teach very young kids how to be more mindful, or breathing mindfulness techniques। और माइंडफुलनेस का ना होना क्या होता है? हाँ, माइंडफुलनेस का ना होना ये हुआ कि आप प्रेजेंट मोमेंट के अलावा सब कुछ का सोच रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप या फ्यूचर का सोच रहे हैं या पास्ट का सोच रहे हैं, और इसी ओवर थिंकिंग हो रही है। अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल के उसकी मदर कहीं चली गई है। बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अम्मी जो है वो नजर नहीं आ रही है, आप कमरे में और मदर कहीं साथ वाले कमरे में चली गई है, कहीं और पे चली गई, फोन पे बातें करिए, नहीं उसको अटेंड करिए। सो इट्स क्रिएट लॉट ऑफ एंग्जाइटी। तो वो बच्चे के जहन में क्या क्या आना शुरू रहता है कि अच्छा मम्मी नहीं है, अब फिर नहीं होंगी, वो कुछ करेंगी भी नहीं, मुझे मिलेगा नहीं, मैं अकेला रह गया हूँ, आई एम अलोन, आई एम अबेंडेंड। तो उनको वो शदीद एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि उनके दिमाग में एक खास किस्म का केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि उनको हाइपर विजिलेंट मोड पे ले जाता है, कि अब मुझे अपने आप को
सेव करना है बिकॉज आई एम अलोन। और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं इनके दिमाग में इस केमिकल की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, तो एज अ ग्रोन अप ये हर वक्त परेशान होते हैं, हर वक्त एंक्शस होते हैं, और इसीलिए इनमें एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा है आजकल बच्चों में और बड़ों में एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हम लोग रुक के पॉज नहीं करते हैं। तो एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन जिनके अंदर माइंडफुलनेस है बचपन में, जब वो एडल्ट होते हैं, ये दूसरे जो बच्चे जब बड़े होते हैं ये बहुत ज्यादा एंक्शस होते हैं, और इनके लिए बहुत आसान होता है कि ये डिप्रेस हो सकते हैं, या इनको पैनिक अटैक हो सकते हैं, या इनको और दूसरी मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो दैट कुड बी द ड्रॉबैक। अच्छा, जो आपने अभी ये बात कही कि एक बच्चे बच्चे को किसी ने कह दिया कि तुम्हारी अम्मी जो है वो तुम्हें छोड़ के चली गई हैं और वो अकेला बच्चा है, तो उसको एक तरह से उसको एक धचका लगा, या फिर जैसा आपने बताया कि उसके ब्रेन ने कुछ केमिकल्स जो है रिलीज किए जो कि उसको जो कि उसको उस वक्त बताते हैं कि तुम्हें अपने आप को सेव करना है, कि क्योंकि तुम्हारी अम्मी जो है अभी तुम्हारे साथ नहीं है, और वो चीज जो है जब वो बड़ा होता है तो वो उसके साथ तब भी रहती है। जी, मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप यूं सोचें कि आप एक जंगल में एक झोपड़ी है और आप उसके अंदर हैं, और आपको पता है कि झोपड़ी के बाहर जो है एक शेर या एक चीता जो है वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। आप सोचिए आपके दिमाग में कितनी ज्यादा एंजाइटी होगी कि ओ माय गॉड, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो ये चीता मुझे काट लेगा, खा लेगा, मैं बाहर नहीं जा सकती। तो यू आर इन अ वेरी वेरी विजिलेंट मोड कि क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, इसको कैसे बाहर निकालूं, खुद को कैसे सेव करूं। तो हमारे दिमाग में ऐसी ही सिचुएशन बन रही होती है। जब चीता चला जाएगा तो आपका दिमाग काम हो जाएगा, आप कहेंगे ओके ठीक है, अब मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं कुछ खा सकती हूँ, मैं आ सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ, या मैं जंगल से भी स्केप कर सकती हूँ। सो यू विल काम डाउन। जब जो बच्चे जिनके साथ बार बार ये चीज हो रही होती है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं या जब हम माइंडफुलनेस टेक्निक्स यूज करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग काम डाउन हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, और वो जो एक आपको फेयर है कि जी आपके इर्द गिर्द घूम रहा है वो चला जाता है, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जिन सिचुएशंस में ये नहीं होता तो वो हर वक्त इसी खौफ में रहते हैं कि ओहो ये तो बाहर कुछ खतरा है, चीता बाहर घूम रहा है, ये मुझे किसी वक्त भी खा लेगा। तो आप सोच रहे हैं कि जब वो हर वक्त ये सोच रहे हैं, हर वक्त ये सोच रहे हैं, तो इस डर से जब वो खौफ चला भी जाएगा, वो नहीं भी होगा, वो चीता वहां से चला भी जाएगा, लेकिन आपके जहन में होगा कि वो बाहर है और आप बाहर नहीं जाएंगे, तो हो सकता है चीते के खाने से तो आप नहीं बनेंगे, लेकिन शायद आप भूख से मर जाएंगे। यही सिचुएशंस बड़े लोगों के साथ होती है कि उनके अंदर इतना खौफ और इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है कि ये हो जाएगा, कि वो चीज नहीं भी होती, वो फेयर नहीं भी होता, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते। ठीक है, आपने देखा है आजकल सोशल एंग्जाइटी लोगों में बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स को इस वजह से डिक्लाइन कर देते हैं कि मैं ये बात नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, या मैं दूसरे शहर नहीं जा सकता। हमारे यहाँ ये बहुत होता है, लोग दूसरे जगह जॉब्स नहीं करते हैं, मुल्क से बाहर नहीं जाते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंग्जाइटी कि हम लोगों से बात कैसे करेंगे। So that's in these cases mindfulness can help, especially breathing is the सबसे बेसिक टेक्निक होती है जिससे आप अपने दिमाग को इस लेवल पे लाते हैं, आप अपने आप को काम डाउन करते हैं कि नो इट्स ओके, आई एम सेफ। अच्छा, ये बहुत हैरानी की बात है दैट अगर मतलब किसी भी एडल्ट को अभी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे आपने बताया कि उनको सोशल एंजाइटी होती है, वो लोग अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, वो लोग एक इंटरव्यू में नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको खौफ होता है, उनको एक फियर होता है, और वो जो खौफ होता है वो उनको उस टाइम पैदा नहीं होता है, वो जो है खौफ उनके अंदर इंस्टिल होता है उनके बचपन से। बचपन से आ रहा होता है, जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी सोसाइटी में ये ना कि बच्चे बड़े होकर ठीक हो जाएंगे, ये सही नहीं है। बड़ों में जो भी मसले होते हैं वो 90% बचपन से आ रहे होते हैं। सिर्फ बहुत कम, कोई 5 से 10% होता है कि आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गया, या बड़े होकर आपने कुछ ऐसा खुदा ना खासा चीज विटनेस कर ली, या बड़े होते के दौरान एडवर्स इफेक्ट्स हुए। लेकिन ज्यादातर इम्पैक्ट्स जो हमारी पर्सनालिटी में आते हैं वो बाय द एज ऑफ 7 बन चुके हुए होते हैं। अच्छा, तो तो लाइक इसका पहले मतलब 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म,
इसका मतलब ये है कि अगर आप बड़े बड़े होते हो, आप एडल्टहुड में चले जाते हो, आप 20+ हो जाते हो, और अगर आपके साथ कोई मिसहैप हुआ हो तो आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जो है एक वक्त तक आपको ट्रिगर कर सकता है और आप जो है उससे कोप अप कर सकते हो। लेकिन अगर बचपन में आपके साथ कुछ हुआ है तो वो शायद आपके साथ जिंदगी भर चले। इज दैट सो? आ, नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग जो है वो बहुत न्यूरोप्लास्टिक है। बाय न्यूरोप्लास्टिसिटी वी मीन्स कि इट कैन चेंज। ठीक है, हम बहुत जल्दी लर्न कर सकते हैं। लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि जो बचपन में चीजें होती हैं उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम भूल चुके हुए होते हैं कि हमारे अंदर ये फीलिंग जो है या ये कोई डिजायर जो है या नेगेटिव फीलिंग या खौफ जो है वो बचपन से आ रहा है। वो हमारे अंदर वो फीलिंग होती है, लेकिन हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी उसको रिकॉल नहीं कर सकती। और हमें चूंकि हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते तो इसलिए उस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखिए ना, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि जब आप 2 साल के थे, 4 साल के थे, 6 साल के थे, 7 साल के थे, क्या हुआ था, हमें नहीं याद रहता। राइट। हम्म। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें याद होता है कि अच्छा ये हुआ था, इसलिए मुझे डर लग रहा है, या इसलिए मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता बचपन में आपके साथ कुछ या आपको एडवर्स माहौल मिला है, आपकी अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसा हो रहा था, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं। पिछली दफा हम बात कर रहे थे कि अगर आप वॉर स्ट्रक एरिया में रह रहे हैं तो हम्म। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। आ, आप कर सकते हैं, और लेकिन वो प्रोग्रेस थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी देर से होगी, और आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि डैमेज हुआ कहाँ पे। और इस पे ना मुझे याद आती है, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है, लेकिन हजरत उमर का कॉल है मेरा ख्याल है शायद, कि उन्होंने कहा था कि जो आप अपने बच्चे जो हैं, खासकर 7 साल तक के, उनके साथ बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे आप उनके गुलाम हैं, कि जो वो कहें, जो वो करें, आप उनकी बात माने। और फिर 7 साल से 9 साल तक आप उनके उस्ताद बन जाएं। और जब वो 11 साल या 14 साल की हो जाएं तो फिर आप उनके दोस्त बन जाएं। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट कि ये ऐसा है, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कहीं। आपने भी सुना ये होगा इसके बारे में, राइट? ये हजरत अली का कॉल है कि अच्छा, आप हजरत अली का, आई एम सॉरी। हम्म। जी जी, आप बता दें प्लीज, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे ये याद आया कि हजरत अली का कॉल है ये, दैट आप ये बच्चा अगर जब 7 साल का हो जाए तो फिर जो है आपको उसको ऐसा ट्रीट करना चाहिए कि वो बच्चा एक बादशाह के तौर पे है। और फिर बिल्कुल। उसके बाद का जो अरसा होता है वो आप उसके दोस्त बन के आपको रहना चाहिए, या आई गेस आपको स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए बच्चे के उस्ताद। साथ। नहीं, अब आप उसके उस्ताद बन जाएं। यू बिकेम हिज मेंटोर। इसीलिए हमारे मजहब में भी देखें, 7 साल तक कोई नहीं है कि आप नमाज पढ़ें या कुछ करें, लेकिन 7 साल के बाद आप उनको सिखाना करना शुरू करें। और हमारे यहाँ कुछ उल्टा ही है। मतलब हमारे यहाँ से मुराद है कि पाकिस्तानी सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ, कि जितना बच्चा छोटा होता है हम उस पर उतनी सख्तियां कर रहे होते हैं, उसको उतने ही डांट डपट के, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये एक चीज है जिसका हमें एज अ पेरेंट्स थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और एज एडल्ट। अच्छा, जो माइंडफुलनेस होती है वो डिप्रेशन में भी हेल्प करती है, और अगर किसी को कोई लाइक स्ट्रेस हो रहा हो तो उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। स्पेशली एंजाइटी में, अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है और आपको डिप्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको हेल्प आउट करने में, आपको और टेक्निक्स भी यूज करनी पड़ती है, लेकिन एंजाइटी में बहुत हेल्प आउट करती है। अगर आप कोई नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है, और अगर आप में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी जनरेट हो रही है, स्पेशली अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको सोशली मीट करने से, लोगों से मिलने से डर लग रहा है, आप में सेल्फ एस्टीम नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, छोटे बच्चों को जैसे एंजाइटी हो रही होती है, टेस्ट एंजाइटी हो रही होती है, या और बड़ों को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही होती है, उसमें माइंडफुलनेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। मतलब एकदम से आपको पैनिक अटैक अगर आपको हो रहा हो तो सबसे पहले जो चीज होती है, हम उनको माइंडफुल करने के लिए कहते हैं, पहले आप उनकी ब्रेथ पे उनकी अवेयरनेस लेके आते हैं, फिर हम उनकी सराउंडिंग पे उनकी अवेयरनेस लेके आते हैं, और फिर इनवर्ड उनकी बॉडी में उनकी अवेयरनेस लेके आते हैं। तो इट हेल्प्स लाइक वंडर्स।
मैजिक की तरह से काम करती है। अच्छा, अगर हम लोग मदर्स की बात करते हैं, हम लोग एक मैटरनल हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें ये कितना हेल्पफुल होती है माइंडफुलनेस, इफ अ लेडी इज प्रेग्नेंट, या फिर उसके अलावा भी? छोटे बच्चों की मदर्स, इवन बड़े बच्चों की मदर्स, सबके लिए माइंडफुलनेस तो बहुत ही जरूरी है। आपने और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं खुद इसकी क्या कहते हैं गवाह हूँ, एविडेंस हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को डांट देते हैं या मार भी देते हैं, और फिर बाद में ख्याल आता है कि ओह ये तो इसका कसूर ही नहीं था, आई वॉज एक्चुअली कैरिंग कहीं और का गुस्सा, कहीं और की बात, घर में किसी से झगड़ा हो गया, बाहर कोई झगड़ा हो गया, कुछ गर्मी लग रही थी या कुछ हो रहा था, और वो सारा गुस्सा बच्चों पे निकल गया। तो अगर हम खुद माइंडफुल होंगे तो हम वो पॉज लगा देंगे और अपनी नेगेटिव फीलिंग्स बच्चों को नहीं ट्रांसफर करेंगे। सेम इज द केस विद एक्सपेक्टिंग मदर्स, कि अगर एक्सपेक्टिंग मदर्स जो हैं, जो बच्चे होते हैं, आपके जो फीटस है, जो बेबी है, वो बहुत ज्यादा माँ के साथ इन टच होता है, वो उसकी सारी फीलिंग, सारी आ, आ, क्या कहते हैं एक्टिविटीज, वो उनको ले रहा होता है, क्योंकि उसके लिए वो वही पूरी इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो वूम होता है वो उसकी पूरी कायनात होती है। तो अगर आप एंक्शस हैं या डिप्रेस हैं, तो वो उसकी पूरी कायनात डिप्रेस हो जाती है। तो एक डिप्रेसिंग मदर या एक एंक्शस मदर जो है, वो बच्चे के लिए तो ऐसे हो गया जैसे आपकी पूरी सब जगह तूफान आ गया ना उसके लिए। अगर आप माइंडफुल हो और आप रुक जाएं और आप पॉज करें कि ओके दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इसकी वजह से मुझ में एंजाइटी क्रिएट हो रही है, तो वो मैसेज जो है आपके बेबी को भी जाएगा, और फिर वो इतना हाइपर विजिलेंट मोड पे नहीं जाएगा। और बच्चे जो होते हैं, स्पेशली जो आपके न्यू बॉर्न्स होते हैं या आपका जो फीटस है, उनको तो ये नहीं पता होता ना कि उनकी वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा। दे जस्ट थिंक दैट दिस इज हैपनिंग। एंड वही वो वाली चीता वाली एग्जांपल ना, कि उनके लिए तो लगता है कि हर वक्त ही कोई ना कोई फेयर या कोई ना कोई बैड थिंग इज अबाउट टू हैपन, एंड दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अच्छा, एक बात आपने कही कि दैट जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती है उनके लिए माइंडफुलनेस कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मैं इसका एक ये एस्पेक्ट पूछना चाह रही थी आपसे कि जो एक एक्सपेक्टिंग मदर होती है वो अगर कोई डिप्रेशन फेस करे, वो कोई स्ट्रेस फेस करे, या फिर उसको एनजाइटी हो रही हो, तो वो कितना असर करती है एक बच्चे के ऊपर, जो एक अनबॉर्न बेबी होता है? देखिए उस पे, बिकॉज जब आप बहुत ज्यादा एंक्शस होंगे तो आपकी सारी बॉडी जो है वो उससे नेगेटिवली रिएक्ट करेगी, राइट। बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हार्ट बीट अपनी माँ की सुन रहे होते हैं, और वो हार्ट बीट से उनको पता चल रहा होता है कि ओके दिस इज द कांस्टेंट नॉइज दैट्स कमिंग। अगर हार्ट बीट तेज हो जाएगी तो उनको लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। सो वो एक जो उनके अंदर एंजाइटी, सो दे विल बी बोर्न विद दैट एंजाइटी, या दे विल बी बोर्न विद दैट डिप्रेशन, वो डिप्रेशन और एंजाइटी लेके पैदा होंगे। दे डोंट नो कि उनके साथ ये, उनको तो लगेगा कि ये नेचुरल है, कि इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि इसका मिजाज ही ऐसा है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कुछ बच्चे हम कहते हैं कि बड़े हलीम मिजाज पैदा हुए हैं, ये बचपन से ही बहुत मिजाज, और ये तो बचपन से ही बहुत ज्यादा, ये तो पैदा ही गुस्से के साथ हुआ था, इसको तो इतनी वो थी। तो वो बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ होता, वो जो माँ ने उस दौरान महसूस किया होता है, वो उसका ब्रेन उसी तरह से वायर हो गया होता है। तो अगर आप खुश होंगी, आप सुकून में होंगी, आप हैप्पी मोड में होंगी, तो बच्चा भी उसी थिंकिंग के साथ पैदा होगा। अगर आप डिप्रेस होंगी, अगर आप गुस्से में होंगी, अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स में होंगी, आप गलत सोच रही होंगी, बुरा सोच रही होंगी, बच्चा भी उस इसमें होगा। इसकी वजह ये नहीं है कि वो है ऐसा, दैट्स हाउ उसका ब्रेन वायर हो रहा है। लाइक ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर आपको अपने जहन के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर कितना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम्म। आपका बॉर्न बेबी होता है वो इससे हार्म हार्म उसको हो रहा होता है, और जब वो पैदा होता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद ही फेस करता है फिर। हम ये बात सोच नहीं पाते ना कि ये बच्चों में चली गई है हमारे से। और द थिंग इज कि
देखिए ऐसा नहीं हो सकता। हम सब इस दुनिया में रहते हैं, हम किसी जन्नत में नहीं रहते कि कुछ गलत नहीं हो, कुछ बुरा नहीं हो। हम कहें कि भाई आप एक्सपेक्टिंग मदर रहे तो उनके इर्द गिर्द हर चीज परफेक्ट हो रही होगी, अब कुछ बुरा नहीं होगा, कोई उनसे डांट के बात नहीं करेगा। सब लोगों को इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ ये कहा भी जाता है, लोग करते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है। और जब ये हो रहा हो तो उस टाइम अगर हम माइंडफुल हो, वी कैन डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हम मेडिटेशंस करें, तो उसका असर हम पे कम होगा। क्योंकि जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं या दूसरी मेडिटेशन करते हैं, इवन नमाज और तिलावत करना, ये एक मेडिटेशन का तरीका है। देखिए जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हम एक्चुअली मेडिटेट कर रहे होते हैं, हम माइंडफुली नमाज, जब हम कहते हैं ना खुशू खुजू से नमाज पढ़ना, तो खुशू खुजू से नमाज पढ़ना क्या है? हमारा माइंडफुल होना है। हमारा तो मजहब ही इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमको उसके अंदर ही ये सारी चीजें दे दी हैं, अगर हम उस तरह से चलें जिस तरह से उनको कहा गया है करने को। अब देखिए जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो हमें कहा गया है कि जब आप कुछ और ना करें, मतलब कुरान पढ़ने में हमें ये भी कहा गया किसी को सलाम का जवाब, लाइक जो बंदा सलाम कर कुरान पढ़ रहा है उसको दूसरे को सलाम करने की जरूरत भी नहीं है, right? So you are so focused in that task, you are just present, you're just doing that thing, and that's what mindfulness is. और इसीलिए जो है एक्सपेक्टिंग मदर्स को कहा जाता है कि आप तिलावत करें ताकि आप सिर्फ उसी मोमेंट में रहें। अच्छा, आपने ये कहा कि उसी मोमेंट में रहना चाहिए, या फिर अगर हम कुरान पाक पढ़ रहे हों तो फिर हमें पूरी तवज्जो से पढ़ना है, और अगर हमें नमाज पढ़नी है तो वो भी पूरी तवज्जो से पढ़नी है। लेकिन लेकिन हर इंसान के लिए ये आसान नहीं होता कि वो अपनी जो कंसंट्रेशन है वो एक चीज़ पे कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके माइंड में जो है दूसरी बातें भी आ रही होती हैं कि नमाज से फारिग होके ये करना है, इतने बजे ये करना है, या उसको कॉल करनी है, या चीज़ें करनी है। इसी हम्म। तरह जो बच्चे होते हैं वो जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी अटेंशन बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होती रहती है। उनके लिए, उन लोगों के लिए माइंडफुलनेस किस तरीके से जो है वो हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अ, उनका जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। हम जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा माइंडफुलनेस टेक्निक्स करते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो इतने ज्यादा हाइपर होते हैं। देखिए एक तो इसको प्रैक्टिस बनाना है, ठीक है, इसको आप रोज करें। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड आप कहेंगे ओके 30 सेकेंड आई एम नॉट गोना थिंक। आप होमवर्क करने बैठे, आप कहें सिर्फ 30 सेकेंड मैं होमवर्क के ऊपर फोकस करूंगा या करूंगी। आप नमाज पढ़ने बैठे तो आप सोचें कि सिर्फ इस एक आयत के लिए मैं इस पे फोकस करूंगी। दैट्स व्हाट माइंडफुलनेस इज, कि आप सिर्फ छोटी सी चीज से स्टार्ट करें, 30 सेकेंड से स्टार्ट करें, फिर उसको एक्सपैंड करते रहें। और अगर आपको थॉट्स आती भी है, क्योंकि थॉट्स तो आएंगी, हमारा दिमाग जो है एक वक्त में लाइक सॉरी एक वक्त में नहीं, मतलब दिन में ओवर 60,000 प्लस थॉट्स जनरेट करता है, ठीक है। और ये बकायदा रिसर्च ने साबित किया है, एमआरआई से जब आप उनको करते हैं तो वो चार्ज होते हैं कि अच्छा ब्रेन में आप थॉट्स जनरेट हो रही है, न्यूरॉन्स हिल रहे हैं, आपके काम कर रहे हैं, वो लाइट अप होते हैं। तो 60,000 प्लस थॉट्स आपके दिमाग में हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। लेकिन आप ये तो सोच सकते हैं कि अच्छा ये मुझे थॉट आ रही है, लेकिन ये थॉट इस वक्त के लिए जरूरी नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। एंड दैट्स व्हाट माइंडफुलनेस इज, कि आप कहते हैं कि ओके मतलब अगर आपको ख्याल आता है, आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको ख्याल आता है कि अच्छा मुझे किसी को फोन करना है, आप कहेंगे ठीक है मैंने नमाज पढ़ने के बाद किसी को फोन करना है, लेकिन अभी मैं नमाज पढ़ लूं। सो दैट इज बीइंग mindful, that you pause and you put that thought separately. आप होमवर्क कर रहे हैं, आपको ख्याल आता है मुझे कार्टून देखना है, मुझे गेम खेलनी है, मुझे बहन को जाके चुटकी काटनी है, आप कहते हैं ओके ये मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं ये होमवर्क कर लूं। या मुझे भूख लग रही है, हाँ ठीक है मुझे भूख लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी here and now I need to do this, after that I will do that. That is what mindfulness is. Mindfulness is not कि आप उस थॉट को उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे या आपको कभी आएगी नहीं, it's not about that. It's just to separate yourself from whatever is not happening now. अच्छा, एक टर्म है, एक लाइन है, एक टेक्स्ट है जिसमें ये कहते हैं कि हाउ डज इट मीन टू रेगुलेट योर इमोशंस। अपने इमोशंस को एक रेगुलेट करना होता क्या है, और ये किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं?
देखिए, इमोशंस को रेगुलेट करने का मकसद ये है कि जब हमें कोई थॉट आती है तो उस थॉट के साथ कोई ना कोई इमोशंस आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मतलब आपकी थॉट के साथ इमोशंस नहीं आएंगे, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई बॉडी रिस्पॉन्स आता है। जो बॉडी रिस्पॉन्स होते हैं उसको हम यूजुअली इमोशंस कह रहे होते हैं। अब उसको रेगुलेट करने का मकसद ये है कि हमारे ऊपर वो हावी ना हो जाए, हम देख सकें। अगर मैं लेट्स से कि मैं एक कमरे में आई हूँ और वहां पे बहुत ज्यादा गंद मचा हुआ है और मुझे गंद अच्छा नहीं लगता, तो मुझे थॉट आई कि ओ माय गॉड, मेरे पीछे ये क्या गंद मचा गया है। उसके साथ मुझे गुस्सा आ रहा है। तो अब गुस्सा क्या कहता है, अगर मेरी अपब्रिंगिंग में ये है कि जब गुस्सा आए तो मैं चीखना शुरू कर दूं, चिल्लाना शुरू कर दूं, ठीक है। तो अब इमोशन का रिएक्शन है, एक बॉडीली बिहेवियर है। रेगुलेट करने का मकसद ये है कि क्या मुझे उसकी नीड है या नहीं है। मुझे गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं तो क्या मेरा पर्पस फुलफिल होगा या नहीं होगा। So that is what to regulate. So mindfulness is that I know what is happening inside my environment. I become aware कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। मतलब मैं आई हूँ, अब मुझे एकदम से मैं हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर दी हूँ, मैं चीख रही हूँ, तो मुझे एकदम से मैं पॉज करूंगी। आई विल ब्रीद, आई विल स्टॉप एंड आई विल सी कि अच्छा ठीक है, ये जो एनवायरमेंट में गंद मचा हुआ है इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, इसकी वजह से मेरी बॉडी में ये सेंसेशन डेवलप हो रही है, मुझे सांस मेरा ऊपर जा रहा है, खून खोल रहा है, मुंह लाल हो रहा है। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे चीखना चिल्लाना चाहिए, या मुझे रुक जाना चाहिए, या मुझे लोगों को बताना चाहिए कि ये सही नहीं है? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग आवर इमोशंस। और हर वक्त की हर जगह की नीड डिफरेंट होती है। हो सकता है कि कहीं पे मुझे जरूरत हो चीखने चिल्लाने की। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मुझे हेल्प की जरूरत है और मैं चीख के ही हेल्प ले सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे वहां पे चीखना भी जरूरी होगा अगर मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन कहीं पे मुझे गुस्सा, अगर मैं एक कमरे में आई हूँ और कोई भी नहीं है और मैं वहां पे चीखना शुरू कर दूं, तो दिस इज नॉट राइट। पीपल विल थिंक आई हैव गॉन क्रेजी। कमरे में कोई भी नहीं है, मैं चीख रही हूँ। सो ये है आपका इमोशंस को रेगुलेट करने का। होता क्या है कि हम क्यों नहीं रेगुलेट कर पाते? जब हम छोटे होते हैं तो कोई भी आउटसाइड एनवायरनमेंट में एक इवेंट हुआ होता है, हम उसे देखते हैं और हमने जो रिएक्शन किया होता है, हमारे दिमाग में वो न्यूरॉन्स उसी वक्त फायर हुए होते हैं और हमने कह लिया होता है कि अच्छा जब ये होगा तो हम ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है। वी हैव दिस सेइंग दैट द न्यूरॉन्स दैट आर फायर्ड टुगेदर आर वायर्ड टुगेदर। कि अच्छा, लेट्स से ग्लास गिरा है, ठीक है। मैं छोटी हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, ग्लास गिरा है और मेरी अम्मी ने एकदम से चीखना शुरू कर दिया, हाय हाय ग्लास गिर गया, टूट गया, ओफो, उठाओ उठाओ ये करो। तो मेरे जहन में क्या, उस वक्त मेरे न्यूरॉन्स क्या वायर हुए कि अच्छा कोई चीज टूटती है तो शोर मचाते हैं, ये इट्स कुछ गड़बड़ हो जाती है और ये अच्छी बात नहीं है, शोर मचाना चाहिए। तो जब दोबारा मैं बड़े होकर जब भी मैं देखूंगी तो मेरे जहन में पहला ख्याल यही आएगा कि शोर मचाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गई है, ग्लास टूट गया या कोई भी चीज टूट गई जो भी उसकी जैसी होगी। इसके बरक्स अगर मैंने ये देखा है कि अगर ग्लास टूटा और किसी का कोई बात नहीं, कोई हमारे यहाँ जैसे लोग कहते हैं कि चलो बला टल गई और ये हो गया वो हो गया, तो मैं भी ऐसे ही सोचूंगी। जब हम बड़े हो जाते हैं, अब जरूरी नहीं है कि कहीं पे ग्लास टूटा और मुझे वहां पे शोर मचाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ और वहां पे अगर एक ग्लास टूटा है, वहां पे दूसरी टेबल पे ग्लास टूटा और मैं यहाँ पे खड़े होकर हाय हाय ग्लास टूट गया, तो लोग कहेंगे क्या हो गया, राइट। सो आई नीड टू बी अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंट। जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम उसको देखते हैं कि भाई अब हमारी यहाँ पे क्या नीड है और हमें उसको कैसे रिएक्ट या एक्ट करना चाहिए उस पे। दैट इज रेगुलेटिंग आवर इमोशंस। और इसी तरह से अगर हम माइंडफुल नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अच्छा, जो एडल्ट्स होते हैं उनको माइंडफुलनेस किस तरीके से हेल्प कर सकती है, किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकती है, या फिर उनकी जो साइकिक एक हेल्थ हेल्थ होती है उसकी उस पे किस तरीके से हेल्प कर सकती है? या तो वो पढ़ने जाते हैं, उस तरीके किस तरह उनकी हेल्प हो सकती है माइंडफुलनेस के जरिए? माइंडफुलनेस कैन हेल्प यू इन एनी सिचुएशन। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आपको एक एग्रेशन आ रहा है, एक गुस्सा आ रहा है, तो आप ब्रीदिंग करें तो आपका वो काम डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आप
शॉपिंग करने लिए जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं। और माइंडफुलनेस के लिए जरूरी नहीं है कि आप बकायदा जमीन पे बैठ जाएं और ऐसे करें, यू कैन जस्ट स्टॉप। आप खड़े होकर भी माइंडफुलनेस कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू ब्रीद इन और अपने आप को एनवायरनमेंट से डिटैच करना है। जब आप पॉज करेंगे ना, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉज नहीं करूंगी तो मैं उस सिचुएशन का हिस्सा बन जाऊंगी और मुझे समझ नहीं आएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं हमें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेटर उनको होता है कि ओहो हमने ऐसे क्यों नहीं किया। इवन लड़ाइयों में ही हो रहा होता है, जब आपकी लड़ाई हो रही होती है या कोई आपसे लड़ रहा होता है या कोई आपको बातें सुना रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या जवाब देना है, या आपने कुछ ऐसा कह दिया होता है जिसकी वजह से आप बाद में रिग्रेट कर रहे होते कि ओ ये मैंने गलत कह दिया। या ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है और आपको नजर नहीं आती कि अपॉर्चुनिटी है, समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन बट यू आर अनएबल टू सी इट। व्हाई? क्योंकि आप माइंडफुल नहीं होते हैं। तो अगर आप सिर्फ पॉज करें और देखें कि क्या हो रहा है और उसको फिर आपकी ऑप्शंस नजर आएंगी। देखिए, अगर मैंने सड़क क्रॉस करनी है, मेरा टास्क है कि मैंने ए से बी जाना है, फ्रॉम दिस साइड आई नीड टू गो ऑन द अदर साइड। अब माइंडफुलनेस क्या है कि मैं रुकूंगी, मैं पॉज करूंगी, मैं दाएं देखूंगी, मैं बाएं देखूंगी और फिर मैं रोड क्रॉस करूंगी। दैट इज व्हाट माइंडफुलनेस इज। अगर मैं ऐसे ही घुस जाऊंगी, हो सकता है मैं दूसरी तरफ पहुंच जाऊं, हो सकता है मुझे कोई चीज टक्कर मार जाए, हो सकता है मैं गिर जाऊं, हो सकता है मेरे ऊपर से कुछ गुजर जाए। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये जो एक वो है ना, ये जो एक बना हुआ है आजकल के, आपको पता नहीं क्या करना है माइंडफुलनेस के लिए, आपको कोई योगा मैट बिछा के बैठना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन होता क्या है कि अगर आप वो बकायदा 10 मिनट 15 मिनट निकालें, तो आप चूंकि वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग को पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे ब्रीदिंग करते हैं, ताकि वो एक ट्रेंड हो जाते हैं आप बेसिकली। लेकिन माइंडफुलनेस आपको 24/7 चाहिए होती है। वेल नॉट 24/7, सोते में नहीं चाहिए होगी आपको। सोते में आप सो जाए आराम से। अच्छा, मतलब माइंडफुलनेस जो है, आप ब्रीद इन कर रहे हैं, आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, और जो है आपको लगता है कि कितने सेकंड्स के लिए ये होना चाहिए, कितने या तो मिनट लेता है, या कितने सेकंड्स के लिए हमें अटेंशन देनी ही देनी है अपनी जो हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट की? देखिए, आइडियली तो आप अगर दिन में 5 मिनट कर लें तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि आप बकायदा कहीं पे बैठ के करें। आप सोने लगे, आप लेटे हैं, आप उस वक्त कर सकते हैं। हम बेली ब्रीदिंग जिसकी बात करते हैं कि आप आप अपने पेट पे हाथ रखें और आप ये देखें कि आपका पेट एक्चुअली फूल रहा है या नहीं हो रहा। तो दोज वर डीप ब्रेथ्स, राइट। कि आप अपना एक हाथ सीने पे रखें, एक हाथ अपना पेट पे रखें और लंबे लंबे सांस लें। दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस इज। आप अपने दोनों पाँव जमीन पे रख के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप उस वक्त कर लें। दिन में आप जितनी दफा मर्जी कर लें, इस जितना आप करेंगे आपका दिमाग उतना पुरसुकून रहेगा और उतना अच्छी तरह से सोचेगा और उतनी ज्यादा आपको चीजें दिखाएगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि हमारे पास 60,000 प्लस थॉट्स आती हैं, इसकी आप ऐसे एग्जांपल दें कि आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं आपके ऊपर एक टूथपिक फेंकूं, आप उसको पकड़ लेंगी। मैं आपको 2 टूथपिक्स फेंकूं, आप उसको भी पकड़ लेंगी। लेकिन अगर मैं आपके साथ एकदम से 60,000 टूथपिक्स फेंकूं, क्या आप उनको कैच कर सकेंगी? नहीं। क्या आप उनसे बच सकेंगी? नहीं। सो यू नीड टू फिल्टर देम आउट, कि आहिस्ता आहिस्ता से। उसके लिए आपको सांस चाहिए। अगर मैं आपके ऊपर बॉल्स फेंक रही हूँ, आप एक बॉल पकड़ लेंगी, 2 पकड़ लेंगी, 3 पकड़ लेंगी, लेकिन बीच में आप थक जाएंगी, आपको एक ब्रेक चाहिए। तो हमारे दिमाग को भी एक ब्रेक चाहिए। इसलिए माइंडफुलनेस की जरूरत है कि आप बार बार करेंगे तो एक ब्रेक मिलेगी दिमाग को। और जब दिमाग में ज्यादा थॉट्स आती हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एक जार है, उसमें आप कोई, हम बच्चों के साथ ये बहुत एक्टिविटी करते हैं, अक्सर टीचर्स भी करती हैं, स्कूल्स में भी करती हैं, कि वो जो आपको याद है ग्लिटर जार्स बनवाते हैं बच्चों को, राइट। कि आपके पास एक जार है, आप उसके अंदर चीजें डालते हैं, उसको शेक करें और आप उसकी दूसरी तरफ देखें तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि वो सारी चीजें हिल रही होंगी। आपका दिमाग भी ऐसे ही है, जब इतनी ज्यादा थॉट्स उसके अंदर होंगी तो जो उसकी दूसरी तरफ है वो आपको नजर नहीं आएगा। यू नीड टू पॉज ताकि सारी थॉट्स आपकी बैठ जाएं, काम हो जाए, एंड देन यू विल बी एबल टू सी थ्रू इट। तो दिन में आप जितनी दफा मर्जी कर लें इसको, लेकिन ये कि अगर आप इसको एटलीस्ट 5 मिनट्स की प्रैक्टिस बना लें कि मैं 5 मिनट से स्टार्ट करूंगा या करूंगी, और देन यू कैन डू इट फॉर लाइक 10-15 मिनट्स, सोच के कि नहीं मेरा ये गोल है, मैंने खुद को काम करना है। दिमाग में सोच आएगी, आप कहेंगे ठीक है सोच आई, उसको साइड पे कर लिया, फिर दोबारा से सोचें कि अच्छा अब मैंने कुछ नहीं सोचना। तो व्हेन यू कीप डूइंग इट ओवर एंड ओवर, तो वो आप ऑटो मोड पे चले जाएंगे, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। फिर जैसे ही आपके बॉडी में एक एंजाइटी आएगी, आपके इमोशंस एकदम से राइज होंगे, आपको होगा कि अच्छा मुझे कुछ हो रहा है, मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, आई नीड टू रेगुलेट माई बॉडी, आई नीड टू रेगुलेट माई इमोशंस। आप एकदम से खुद को ब्रीद इन ब्रीद आउट करके काम डाउन कर लेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनको कहते हैं कि आप एग्जाम से पहले दुआ पढ़े, राइट? और बच्चे दुआएं पढ़े, वो क्या होता है? दिस इज वन वे ऑफ टेलिंग देम हाउ टू बी माइंडफुल, कि आप एग्जाम्स के बारे में सोचना भूल जाएं कि अच्छा ये आया है, मुझे ये याद है, ये याद नहीं है, एंड यू गो इनटू दैट मोमेंट। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, या फिर बहुत ज़्यादा लेट्स से कि अगर वो फेल हो जाता है कुछ एग्जाम्स में और वो एकदम से उसको धचका लगता है, वो क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक ओवरवेलमनेस होती है इमोशंस की, और इंसान जो है फिर सोच नहीं पाता है कि मतलब उसको लगता है कि शायद उसका दिमाग जो है ना बिल्कुल बंद है, और जो है सिर्फ उसको एक चीज़ नज़र आती है, लाइक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मायूसी हो जाती है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि किसने मेरे मुझे ये डांट दिया या किसने ऐसा कर दिया, तो मुझे उसका बदला बदला लेना है, या मुझे भी इतना ही चिल्लाना चाहिए, मुझे भी इतना ही डांटना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ गलत फैसले भी इंसान कर लेता है, बिकॉज वो एक रश होता है इमोशंस का, बहुत ओवरवेलमिंग चीज़ होती है। तो हाउ टू रेगुलेट दीज इमोशंस के एकदम से जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा वो बर्स्ट आउट ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये वाकई बहुत मुश्किल होता है। जो आप कह रही है ना, इसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, कि हमारी जो सेल्फ है वो एक डिफेंस क्रिएट करती है कि मुझे खुद को बचाना है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप माइंडफुलनेस करें, ठीक है? आप बार बार माइंडफुलनेस करें ताकि आप वहां तक पहुंच ही ना पाए। और फिर जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपको थेरेपी की जरूरत होती है कि somebody will teach you to come to that place। लेकिन अगर आप शुरू से ही कर रहे होंगे तो आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि what I just told you कि you need to just stop and break yourself। आपको रुक के खुद को उससे डिटैच करना है। जब हमें गुस्सा आ रहा होता है या हम उसका हिस्सा बन गए होते हैं, हम डिटैच नहीं कर पा रहे होते ना, इसीलिए तुमको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही होती है, हमारा टनल विजन हो जाता है कि सिर्फ यही चीज है, उसके अलावा और कुछ ना दिखाई देता ना सुनाई देता है। और उसी के लिए जरूरी है कि आप पॉज करें, ब्रीथ करें, रुकें और देखें कि हो क्या रहा है। फिर आपको नजर आएगा कि नहीं इसके अलावा भी कुछ है। सो अच्छा, तो ब्रीदिंग हेल्प्स। डिफेंस मैकेनिज्म की आपने बात की, तो इसमें ये है कि इंसान को अपने आप को सेव करना है, इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक अपने लिए कॉशियस हो जाता है या कोई डिसीजन कर लेता है। तो अगर हम लाइक बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, और उनके लिए शायद डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता कि उनको खुद को बचाना नहीं होता, उनको ये होता है कि सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, तो एक इस तरह से भी। कीप गोइंग। तो जो ये लोग होते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो किस तरीके से अपने आप को रोकें, क्योंकि अगर अब अभी की हम लोग बात करते हैं तो 2018 में भी और 2019 में भी पाकिस्तान में जितने यंगस्टर्स ने सुसाइड किया है, तो उसका जो नंबर है वो इंक्रीज ही हुआ है। इंक्रीज ही और हो रहा है, यस। और यंग लोग जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए हैं या फिर यंग डॉक्टर्स हो गए हैं, जिनके आगे जिनको अगर हम लोग सोचें तो हम ये कहें कि ओ माय गॉड कि कितनी प्यारी लड़की थी,
कितना हैंडसम लड़का था और कितना अच्छा इनका आगे फ्यूचर था, वो इंजीनियर था या ये डॉक्टर थी। तो ऐसा क्या होता है कि वो लोग जो है इतना ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं? देखिए मरियम, एक बात का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब भी कोई सुसाइडल होता है या कोई या उसकी आइडिएशन होती है, यानी कि वो उसको आइडिया आ रहा होता है, वो अपनी खुद को मारना चाह रहा होता है, तो वो खुद को नहीं मारना चाह रहा होता। they don't want to kill themselves, they actually want to put the end to the life जो कि वो जिस जिंदगी में वो फंसे हुए होते हैं, वो उसको खत्म करना चाह रहे होते हैं, उस सिचुएशन को खत्म करना चाह रहे होते हैं, वो खुद को नहीं मारना चाह रहे होते। और चूंकि उनके कंट्रोल में कोई चीज नहीं होती और उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको एस्केप यही नजर आता है कि अगर ये हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी तो ये जो मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, या जो भी उनकी नेगेटिव फीलिंग्स है, ये खत्म हो जाएगी। It's not that they actually want to kill themselves, they want to kill the life or the situation or the misery that they are living. और उनका और किसी चीज पे कंट्रोल नहीं होता, वो किसी और चीज को चेंज नहीं कर पाते सिवाय इसके कि वो अपने आप को अपना सांस रोक दें। अगेन वही माइंडफुलनेस की बात आ गई कि आपका अपनी ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल है, इसलिए वो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। अगर उनको चांसेस मिले, अगर उनको रास्ता मिले, अगर उनको पता हो कि वो जिस भी मिजरेबल सिचुएशन में फंसे हुए इससे निकल जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब उनको नजर आता है कि कोई और स्केप ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है और सिर्फ यही है, तो वो कर लेते हैं। और इसकी एक अगेन वजह यही है कि वो अपने आप को पॉज नहीं कर पाते हैं। मतलब जितनी मैंने सुसाइड केसेस देखे हैं या मेरे पास आए हैं, लाइक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जिसने अटेम्प्ट कर लियो, लेकिन हमेशा जो हुई भी है वो एक स्पर मोमेंट होती है। जिन्होंने ट्राई की है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ट्राई किया है, वो स्पर मोमेंट में हुई है कि दे थॉट एंड देन दे रिग्रेटेड इट। और जो कामयाब हो जाती हैं सुसाइड्स, वो भी इसी वजह से हो जाती हैं क्योंकि वो उन्होंने सोचा नहीं होता है। एंड अगेन व्हाई वी आर डूइंग इट, क्योंकि हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है सब जगह से। वी वांट एवरीथिंग सो परफेक्ट, घर से भी, सोसाइटी से भी, और हमने अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर लिया हुआ है कि हमें ये सही करना है। और उसकी वजह से चूंकि हम खुद को डिटैच नहीं कर पाते उस परफेक्ट सेल्फ से, ठीक है, ये थोड़ा साइकोथेरेपी में चला जाएगा, बट वी हैव दीज थ्री सेल्फ्स इन आवर सेल्फ। एक हमारी आइडियल सेल्फ है और एक हमारी रियल सेल्फ है, राइट तो जो हमारी आइडियल सेल्फ है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाई हुई होती है हमने, हम उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हमें वो नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि ये जो हम है इसको खत्म कर दें। And that's what led to attempted suicides or even suicides. और अगर अगेन हम माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ में यूज करें और लोगों से बातें करें और अपनी फेयर्स और अपनी प्रॉब्लम शेयर्स करें, और जिनसे हम शेयर कर रहे हैं वो हमें एडवाइस करने के बजाय वो हमें तरीके बताने के कि आप कैसे how you can be perfect, they just be there and listen, just एक उनको होल्डिंग दें, शायद ये मसले नहीं हो। लेकिन हम सुनने में भी बिल्कुल माइंडफुल नहीं है और हम बात करने में भी माइंडफुल नहीं है। सो आपका वो जो क्वेश्चन के माइंडफुलनेस की कितनी जरूरत है, वो बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम किसी की बात सुन रहे हैं हमें तभी माइंडफुल होना चाहिए कि इस वक्त हम सिर्फ इसकी बात सुने। इस वक्त हमें जरूरत नहीं कि हम अपना कहानी कहें, हम अपनी स्टोरी सुनाएं। अगर ऐसा हो तो शायद हम बहुत सारी सुसाइड्स को रोक सकें, क्योंकि अक्सर सुसाइड्स नोट्स जब आप पढ़ें तो वो यही लिखा होता है कि नोबडी वाज देयर व्हेन आई वांटेड टू टेल देम कि मैं क्या सफर कर रहा हूँ। कोई भी उनके पास नहीं होता उनको सुनने के लिए, और इसीलिए उनको एस्केप चाहिए होता है। मैं बस ये सेशन एंड करूंगी एक सवाल के साथ कि माइंडफुलनेस की आपने जो टेक्निक बताई है, बस वो आप एक दफ़ा दोबारा जो है बता दें कि कितने सेकंड के लिए हमें ये करना चाहिए, दिन में कितनी दफ़ा करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए।
ठीक है। सबसे आसान टेक्निक जो मैं आपको बताई थी वो ब्रीदिंग की है। ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आप किसी चेयर पे बैठी हुई हैं तो आप अपने पाँव दोनों जमीन पे लगा दें और रिलैक्स पोजिशन में बैठ जाएं। ठीक है। एंड बी अवेयर कि आपके हाथ रिलैक्स पोजीशन में होने चाहिए, बॉडी रिलैक्स हो। अगर आप खड़े हुए हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़े हो जाए, मतलब बहुत फर्म होकर ऐसे करके खड़े नहीं होना, जस्ट बी वेरी रिलैक्स। या आप लेट के कर सकते हैं, आप गाड़ी में हैं तो आप गाड़ी में बैठे हुए कर सकते हैं। ठीक है। आपने और सिर्फ ये करना है कि आप नाक से ब्रीद इन करें, राइट, एंड व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन सो काउंट टिल 4, 1 2 3 4 एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। और ब्रीद इन अगर आप 4 टाइम्स करें तो ब्रीद आउट उसको थोड़ा लंबा करें। ठीक है। अगर आपने 4 दफा में ब्रीद इन किया है तो उसको काउंट टिल 8 जब आप उसको ब्रीद आउट कर रहे हैं। ओके। तो और मुंह से अपना सांस बाहर निकालें। व्हेन यू डू दिस, तो एज आई जस्ट टोल्ड कि आपके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आती है, और जब आप उसको ज्यादा एक्सहेल करते हैं तो ब्रेन आपका रेस्ट मोड पे चला जाता है, उसको सुकून होता है, मिलता है कि ओके आई देयर इज नो हार्म इन माय एनवायरनमेंट। दैट्स द सिग्नल दैट ब्रेन सेंड टू द बॉडी। सो दिस इज द वन थिंग। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक 5 ब्रेथ्स। आप 5 दफा सांस लें। ठीक है। इनहेल एंड एक्सेल। तो इतनी अगर आप 5 करेंगे तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। वहां से स्टार्ट करके जितनी दफा आप कर सकते हैं उतनी दफा करें। खड़े हुए कर लें, लेटे हुए कर लें, बर्तन धोते हुए कर लें, थोड़ी देर के लिए रुक जाए और बर्तन धोते उस वक्त कर लें। एज मेनी टाइम्स एज यू कैन डू इट। जितना आप ज्यादा करेंगे आपका ब्रेन उतना ज्यादा इसको सीखेगा और उतने ज्यादा न्यूरॉन्स फायर होंगे, एंड यू विल बी मोर काम। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बहुत अच्छी बातें शेयर करने के लिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, गाइड करने के लिए। हमेशा आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई बहुत सारा जो है ना, बहुत बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करा है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं। सो थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मरियम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू। खुदा हाफिज।